मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टिकल्स नेचर को आगे बढ़ाते हुए एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले से भी आप जानते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, जैसे इंद्रधनुष वो भी एक स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में तो बात करेंगे ही। अभी हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पिछले वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था वो था पार्टिकल नेचर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग जानना चाह रहे थे। और पार्टिकल नेचर को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कुछ फिनोमेनन, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, और इन दोनों इफेक्ट्स से कैसे पार्टिकल नेचर का इंडिकेशन मिलता है, पार्टिकल नेचर को कैसे ये सपोर्ट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। और हम लोगों ने ये समझ लिया है कि ये पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता है, और उन दोनों घटनाओं से हमको ये समझ में आया। एक घटना और भी हुई, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट आया। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि दो एनर्जी लेवल के बीच में एक सर्टेन गैप होता है। ऐसा नहीं कि एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं उनके बीच में। जैसे सीढ़ी, जो घर पे बांस का सीढ़ी बनाते हैं, या सीढ़ी जो लैडर्स होते हैं, उन पर दो के बीच का गैप एक सर्टेन गैप, डिफिनिट गैप होता है। दो स्टेप्स के बीच में एक सर्टेन एक डिफिनिट गैप होता है। यही मतलब, ये समझ लीजिए कि क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है। क्वांटाइजेशन का ये बेसिक कंसेप्ट हुआ कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एक सर्टेन गैप होता है, एक डेफिनिट एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी का गैप होता है, और हम क्वांटाइजेशन को भी पार्टिकल नेचर से जोड़ के देखते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब एक सर्टेन वैल्यू, जबकि वेव होता तो वो कंटिन्यूअस होता। आपको पहले भी बताया था कि वेव थ्योरी जो है वो किसको सपोर्ट करता है, कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी को, जबकि पार्टिकल नेचर जो है वो क्वांटाइज्ड हुआ, एक सर्टेन इंटरवल, एक सर्टेनिटी हुई, एक फिक्स्ड वैल्यू हुआ, डिस्क्रीट वैल्यू हुआ। वो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है और वो सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर को। तो यहाँ स्पेक्ट्रम में हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम लोग यही समझेंगे कि यह स्पेक्ट्रम भी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। तो यह स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। आपने नाम सुना होगा न्यूटन का। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके घर में सन रे एक आती थी, एक सूरज की किरण आती थी, और उस सन रे को के सामने उन्होंने एक प्रिज्म रख दिया। प्रिज्म के रखते ही प्रिज्म के जस्ट अपोजिट साइड में, जहाँ जिधर से सन रे आ रहा था उसके अपोजिट साइड में 7 कलर्स का एक बैंड मिला उनको। उस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा गया। उस घटना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा गया। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी वो स्पेक्ट्रम बनने का एक कारण हुआ। ठीक वैसे ही रेनबो जो बनता है आसमान में, बरसात के दिनों में रेनबो बन जाता है। अगर शाम को बारिश हुई तो पूरब दिशा में रेनबो बनता है, और सुबह में बारिश हुई तो पश्चिम दिशा में रेनबो बनता है। तो ये रेनबो भी जो है वो एक स्पेक्ट्रम हुआ, इंद्रधनुष, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। चूँकि 7 कलर्स ही हमारे लिए विजिबल है, इसलिए हम 7 कलर्स को देखते हैं। होते तो बहुत सारे इसमें रेडिएशंस हैं, बहुत सारे वेव्स होते हैं, बहुत सारे रेंजेज होते हैं, जो आपको पहले ही आपको समझा चुका हूँ। इसमें बहुत सारे रेंजेज होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे लिए विजिबल रीजन में 7 ही कलर होते हैं, इसलिए हम उन 7 कलर्स को देख पाते हैं। बाकी कलर्स को हम नहीं देख पाते, जबकि होते वो भी हैं, उनका भी एग्जिस्टेंस होता है। तो ये बात हुई स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम जो है वो पार्टिकल नेचर को कैसे सपोर्ट करेगा, कैसे ये पार्टिकल नेचर के को एग्री करता है, और ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, पहले हम लोग ये समझें। तो पहले ये समझना चाहिए हमें कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम हमारा टॉपिक है आज का, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्पेशली हम लोगों को इस टॉपिक में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करनी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम डिटेल में समझेंगे आज। तो स्पेक्ट्रम का मतलब हम समझते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम अगर कहा जाता है तो इसका मतलब समझा जाता है ए बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स
डिफरेंट कलर्स का एक बैंड स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जैसे न्यूटन का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि ये प्रिज्म है और इससे एक सनलाइट इससे जब पास कराते हैं तो ये 7 कलर में टूट जाता है, 7 कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाता है। ये फिर और 7 कलर्स का एक बैंड मिलता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सभी लोग हम लोग समझते हैं जैसे कि कोई भी अगर एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस अगर कुछ कलर को इरेडिएट कर रहा है, छोड़ रहा है, इसका मतलब वो कुछ कलर एब्जॉर्ब भी कर रहा है। इफ ए सब्सटेंस डिस्प्लेज ए कलर, अगर कोई सब्सटेंस कलर डिस्प्ले करता है, इट मीन्स that substance certainly absorbs the complementary color, वह complementary कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कंप्लीमेंट्री कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, निश्चित रूप से वो कंप्लीमेंट्री कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो निश्चित रूप से वो विजिबल रेडिएशन में से किसी एक को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमें उसका फर्क दिखाई देगा। सपोज कीजिए एक सब्सटेंस, सपोज ए substance absorbs yellow color, कोई सब्सटेंस येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए कि ये जो सब्सटेंस है ये है जो येलो कलर को एब्जॉर्ब करने वाला है, ये येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है। दिस एब्जॉर्ब्स येलो कलर, यह येलो कलर को एब्जॉर्ब करने वाला है। ठीक, इससे सनलाइट हमने डाला इस पर, तो सनलाइट का इसने येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो रेडिएशन इससे बाहर निकलेगा और जब हम उससे इसको प्रिज्म से पास कराएंगे तो निश्चित रूप से हमें 6 ही बैंड्स मिलेंगे, 4, 5, 6। ये 6 कलर्स का हमें एक बैंड मिलेगा, एक बैंड 6 कलर का मिलेगा, जिसमें येलो कलर गायब रहेगा, येलो कलर नहीं रहेगा इस स्पेक्ट्रम में। हम यहां लिख सकते हैं कि ए बैंड ऑफ ओनली 6 कलर्स इज ऑब्टेन्ड, मात्र 6 कलर इसमें होंगे। इस बैंड में से जो येलो कलर होगा वो एब्सेंट होगा, इस बैंड में से येलो कलर एब्सेंट होगा, येलो कलर उसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि येलो कलर एब्जॉर्ब हो चुका है, तो येलो कलर को होने का चांस बनता ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि इन दिस बैंड
येलो कलर इज एब्सेंट, येलो कलर इज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि येलो कलर एब्जॉर्ब हो चुका है और येलो कलर की जगह पे, जहाँ पर येलो कलर हुआ करता था उस जगह पे हमें एक ब्लैक लाइन मिलेगा। एट द प्लेस ऑफ येलो कलर ए ब्लैक लाइन इज ऑब्टेन्ड। जहां पर येलो कलर था वहां ब्लैक लाइन मिलेगा, जहां कुछ नहीं होता वहां ब्लैक होता है। इस तरह से जो स्पेक्ट्रम हमको मिला, 6 कलर का जो बैंड हमें मिला, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि एक रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के बाद ही ऐसा स्पेक्ट्रम मिला है, इसलिए हम इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि दिस बैंड ऑफ 6 कलर्स, बैंड ऑफ 6 colors is known as absorption spectrum। absorption हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो 6 कलर का बैंड हमको मिलेगा उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। यह रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के बाद मिला है हमें, इसलिए हम लोग इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इन दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम many spectral lines overlap each other, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। Hence it is difficult to study this spectrum। इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ। तो अब हम उस ऑब्जेक्ट को, नाउ द ऑब्जेक्ट that has already absorbed येलो कलर, जिसने ऑलरेडी येलो कलर को एब्जॉर्ब किया हुआ है, इज प्लेस्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसको कहाँ रखा गया है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। उस ऑब्जेक्ट को जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेडिएशन को रीड करता है, रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, हम उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जब हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालेंगे
निश्चित रूप से तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा उसको वह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिटेक्ट करेगा। और अब इससे जो रेडिएशन निकलेगा वो कौन सा रेडिएशन निकलेगा, जिसको इसने एब्जॉर्ब किया हुआ था, और वो कलर था येलो, और हमें केवल और केवल येलो कलर ही मिलेगा। We get a band of single radiation. We get a band of single color. एक ही कलर इसमें होगा और वो कलर होगा येलो कलर। और इस तरह से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस of single line, its study is easier. इसको पढ़ना, इसको स्टडी करना कंपैरेटिवली आसान है, इसका स्टडी आसान होता है। चूँकि सिंगल लाइन है इसलिए इसका स्टडी आसान होता है। इसको हम लोग यही स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, इमिशन, इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। चूँकि ये इमिट होने के बाद मिला है इसलिए इसका नाम हम लोग रखेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम क्या कहने वाले हैं इसमें कि इस स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं बिकॉज it is obtained due to emission of radiation। यह रेडिएशन के इमिशन से मिलता है इसलिए हम इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। इस स्पेक्ट्रम में चूंकि सिंगल लाइन होता है, it is also known as लाइन स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये लाइन स्पेक्ट्रम भी कहलाता है। लाइन स्पेक्ट्रम एक सिंगल लाइन होता है इसलिए। हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम we study this line spectrum। यही लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी किया जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब हम एक कंक्लूजन ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हुआ ये दो तरह का हुआ। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये दो तरह का हुआ। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम क्या है ये आप समझ गए होंगे। और यही इमिशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहलाता है। और लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना आसान है, ईजियर टू स्टडी। और यही हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ते हैं। स्टडीड फॉर हाइड्रोजन एटम कहिए, हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग यही स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं। तो स्पेक्ट्रम में ऐसा हुआ क्यों? रीजन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हम पहले रीजन समझ लेना चाहते हैं कि आखिर ये एब्जॉर्प्शन या इमिशन का जो खेल है वो क्यों हुआ,
क्यों हुआ है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एग्जिस्टेंस क्यों है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों मिला है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम ये कहना चाह रहे थे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो मिला, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गए, कुछ रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है, क्यों हुआ है ऐसा। तो इसको समझने के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी रेडिएशन है, ईच रेडिएशन हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। हर एक रेडिएशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हुई। उस रेडिएशन से एनर्जी भी जुड़ी रहती है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट, इससे जुड़ी हुई एनर्जी एच न्यू हो गई, ये इसकी एनर्जी है। ठीक बात है। एटम में, इन एन एटम, many energy levels are there, many energy levels are there, उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और उन एनर्जी लेवल्स के बीच में अपना एक सर्टेन गैप होता है। ये एनर्जी लेवल्स हुए, एनर्जी लेवल्स इन द एटम। एटम के भीतर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। अब उन एनर्जी लेवल्स में, जो भी एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम के भीतर, उन सभी एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। जो एनर्जी लेवल सबसे नीचे होगा, जो ग्राउंड स्टेट में होगा, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा। ये बात हुई। सारे के सारे एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स से पॉपुलेटेड नहीं होते हैं, केवल ग्राउंड एनर्जी लेवल जो होगा उसी में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाते हैं। ठीक बात है, ये बात हम लिख देते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। असल में ये स्पेक्ट्रम मिला क्यों, ये चूंकि स्टार्टिंग चीज़ है, आगे हायर क्लास में जाइएगा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एक ब्रांच ही होता है जिसमें आज सबसे ज़्यादा रिसर्च भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, सबसे ज़्यादा स्टडी भी लोग करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो हमको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्टली पॉपुलेटेड, इन द ग्राउंड एनर्जी लेवल। ग्राउंड एनर्जी लेवल, जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स। तो उन ग्राउंड स्टेट में अगर एनर्जी, हम कोई रेडिएशन उस पर डालते हैं तो उस रेडिएशन की एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे दो एनर्जी लेवल की हम बात करते हैं, ये एनर्जी लेवल 1 है और ये एनर्जी लेवल 2 है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 में प्रेजेंट है। जब आप इसको रेडिएशन देते हैं तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर और ऊपर चला जाता है, इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड लेवल में, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल गेट्स some energy from the radiation and excited to
एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल में ये चला जाता है। ठीक बात है। तो जिस रेडिएशन मतलब उसी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा जिसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी गैप के बराबर हो। मतलब जो रेडिएशन द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड must have the energy equal to the energy gap between involved एनर्जी लेवल, इन्वॉल्व्ड एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होगा कि ये जो एच न्यू है ये बराबर होना चाहिए एनर्जी ऑफ सेकेंड एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल। इस गैप के बराबर जिसकी एनर्जी होगी वह रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा। यही मैकेनिज्म है। तो मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया था और सपोज किया था कि वो येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट के जो एनर्जी लेवल का गैप है वो येलो कलर के रेडिएशन के एनर्जी के बराबर है, इसलिए वह एब्जॉर्ब हुआ, येलो कलर एब्जॉर्ब हुआ। ठीक बात है। सभी एटम में, सभी एलिमेंट्स में ये गैप अलग अलग होगा और सभी एटम अलग अलग रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कहता है कि जब आप रेडिएशन देना छोड़ देते हैं लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया तो एब्जॉर्प्शन हुआ और उसी के कारण दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ particular radiation causes absorption spectrum। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कारण क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कारण है रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइटेड हो जाता है, चला जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहा जाता है। तो एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 में जाने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए वह एनर्जी उसने कहाँ से लिया, रेडिएशन से लिया, और इस तरह से एब्जॉर्प्शन हुआ और हमें जो स्पेक्ट्रम मिला था उस एब्जॉर्प्शन के कारण, उसका कारण यही था कि रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ। ठीक बात है। अब कहता है कि जब आप रेडिएशन देना बंद कर देंगे, व्हेन सप्लाई ऑफ रेडिएशन इज स्टॉप्ड, रेडिएशन का सप्लाई जब हम बंद कर देते हैं, then that excited electron, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था, will return back to the ground state, वह ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब हम n = 2 में इलेक्ट्रॉन जो चला गया था, अब हम उसको रेडिएशन देना बंद कर देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आएगा। तो जब वापस आएगा तो इसकी एनर्जी घटेगी और यह एनर्जी रेडिएशन के रूप में बाहर आएगी। तो यह जो है दिस causes
the emission of radiation and hence emission spectrum ये रेडिएशन इमिट करेगा और इसके कारण रेडिएशन स्पेक्ट्रम मिलेगा हमको, सॉरी इमिशन स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रम जो लाइन स्पेक्ट्रम मिला था उसका कारण क्या था, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम जो भी कहते हैं, कॉज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम इज actually the de-excitation of electrons from higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level। जब ये डी एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का तभी हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, और यही लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी किया गया, जिसको हम आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। This line spectrum is studied for hydrogen atom and known as हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसी को कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो आप तुरंत कह देंगे कि डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is observed due to the de-excitation of electrons from higher energy level to lower energy level। तो मैं समझता हूं कि अब ये स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि असल में स्पेक्ट्रम होता क्या है और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस टाइप का स्पेक्ट्रम है। अभी तक हम लोग ने केवल इतना ही समझा कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्यों होता है, क्यों स्पेक्ट्रम मिलता है, और स्पेक्ट्रम कितने तरह के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस टाइप का स्पेक्ट्रम है। इन सारी बातों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम सीधा आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। हम सीधा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? एक तरह का इमिशन स्पेक्ट्रम है जो इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन के कारण मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। और आप एक बात आपके मन में डाउट होगा कि हाइड्रोजन में तो एक ही 1s है, तो एक ही एनर्जी लेवल हुआ, एक ही k सेल होता है। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन केवल एक सेल में होता है। इसमें एनर्जी लेवल्स तो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं केवल एक एनर्जी लेवल में। ये बात हुई। हमें यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करनी है। तो सारी बात हम आपको बता चुके हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन के कारण मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में होता है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा। तो वो हायर एनर्जी लेवल क्या होगा और लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा, इसके बेसिस पर बहुत लोगों का इस पर स्टडी है। ये है फर्स्ट एनर्जी लेवल, n = 1। ये पहला एनर्जी लेवल है। ये है सेकेंड एनर्जी लेवल। ये है थर्ड एनर्जी लेवल। ये है फोर्थ एनर्जी लेवल। ये है फिफ्थ एनर्जी लेवल। ये है सिक्स्थ एनर्जी लेवल। और ये है सेवेंथ एनर्जी लेवल। एक बात आप गौर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर गए हैं एनर्जी लेवल के बीच का, दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप घटाते गए हैं। तो ये मैं नहीं घटा रहा हूँ, ये बाद में चल के आपको भी मैं दिखाऊंगा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके कि दो एनर्जी लेवल, दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो घटने लगता है, बहुत ज़्यादा घटने लगता है। इसलिए मैंने इतना घटा के बनाया है। ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे ये एनर्जी लेवल के बीच का गैप घटते जाता है। जैसे हम हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, ये गैप छोटा होता जाता है, ये घटता जाता है। और इसका कारण कैलकुलेट करके मैथमेटिकली इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी केवल इतना समझना है कि ये एनर्जी लेवल्स हैं और उन एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे ऊपर जाने पर घट रहा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने कहा कि इट इज एन इमिशन स्पेक्ट्रम। यह एक इमिशन स्पेक्ट्रम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इमिशन से मिलता है। क्यों इमिशन होता है ये भी आप जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने different scientists studied हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया है एंड observed a series of spectral lines। series of spectral lines मिला named on the basis of name of discoverer। उसके जो ऑब्जर्वर थे उन्हीं के नाम के आधार पर उस सीरीज का नाम रख दिया गया। बहुत सारे सीरीज मिले इसमें, और जो भी सीरीज मिले होंगे आप समझ रहे हैं कि वो सीरीज क्यों मिले होंगे। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जिसमें से सबसे पहला था बाल्मर सीरीज। बाल्मर ने सबसे पहले विजिबल रीजन में ही ऑब्जर्व्ड फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज इन विजिबल रीजन। सबसे पहले उन्होंने विजिबल रीजन में ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया, ही फाउंड
electrons are de-exciting from higher energy level to n is equal to 2। सेकेंड एनर्जी लेवल तक वो आ रहा था। तो सेकेंड एनर्जी लेवल तक आने में जैसे देख लीजिए 3 से 2 पर आएगा, 4 से 2 पर आएगा, 5 से 2 पर आएगा, 6 से 2 पर आएगा और 7 से 2 पर आएगा। ये बाल्मर सीरीज हुआ। ये है बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में होता है। बाल्मर ने एक फार्मूला दिया। ही गेव एन एम्पिरिकल फार्मूला टू कैलकुलेट द वेव नंबर और वो था न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जिसमें वेयर n इज ग्रेटर देन 2 एंड 109677 दिस इज द रीडबर्ग्स कांस्टेंट। ये फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन अभी हमें केवल ये समझना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला कैसे। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज मिला। तो आप समझ गए होंगे कि बाल्मर सीरीज के लिए बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या था। ग्राउंड स्टेट जो था वो n इज इक्वल टू 2। दूसरा लेवल जो है वो ग्राउंड स्टेट है। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर रुक जाते हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल पे। और इस तरह से जो लाइंस ऑफ एक सीरीज ऑफ लाइंस मिलते हैं उनको हम कहते हैं ये बाल्मर सीरीज हुआ। दूसरा सीरीज ऑब्जर्व हुआ लाइमन सीरीज। एक साइंटिस्ट हुए लाइमन सीरीज। लाइमन ने ऑब्जर्व किया, ये यूवी रीजन में होता है। दिस सीरीज लाइज इन यूवी रीजन। लाइमन ने अल्ट्रा वायलेट रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस यूवी रीजन में भी मिलते हैं। और उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने पाया, कैलकुलेट किया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपर एनर्जी लेवल से डीएक्साइट होते हैं वो n इज इक्वल टू 1 में आके रुकते हैं। मतलब उनके लिए ग्राउंड स्टेट हुआ फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो वो n इज इक्वल टू 1 में आकर रुकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर डीएक्साइटेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू n इज इक्वल टू 1। और इस तरह से जो लाइन मिलता है उसको लाइमन सीरीज का नाम दिया गया। और वो लाइमन सीरीज आप देख लीजिए कि 2 से आएगा 1 पे, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 3 से आएगा 1 पे, इसकी एनर्जी और ज़्यादा है। 4 से आएगा 1 पे, 5 से आएगा 1 पे। और चूंकि एनर्जी ज़्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब ये यूवी रीजन में होता है। और ये सीरीज जो कहलाया वो कहलाया लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज कहलाया। लाइमन ने भी एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस रेडिएशन का, स्पेक्ट्रल लाइंस का वेव नंबर। तो लाइमन ने भी एक फॉर्मूला दिया। लाइमन
also gave a formula, लाइमन ने भी एक फॉर्मूला दिया वेव नंबर कैलकुलेट करने का, वो था 109677 1/1² माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स। ये लाइमन ने फॉर्मूला दिया था, ये लाइमन सीरीज के नाम से जाना गया। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में होता है और चूंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद तीसरा सीरीज आया पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज, पास्चन एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इंफ्रारेड में, दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन में होता है, IR रीजन में होता है। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू n इज इक्वल टू 3। थर्ड एनर्जी लेवल में आके वो रुक जाता है। तो थर्ड एनर्जी लेवल में आके रुक जाएगा। ये 4 से आया थर्ड में, 5 से आया थर्ड में, 6 से आया थर्ड में एंड 7 से आया थर्ड में। ये पास्चन सीरीज हुआ, पास्चन सीरीज। और उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया, ही गेव फॉर्मूला, उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया, न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/3² माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स, जिसमें वेयर n मस्ट बी ग्रेटर देन 3। तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या था, n इज इक्वल टू 3। चौथा सीरीज आया ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, एक साइंटिस्ट हुए ब्रैकेट, उन्होंने फिर से इंफ्रारेड में ही ऑब्जर्व किया, ये सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में ही होता है, IR रीजन। उन्होंने देखा, अकॉर्डिंग टू हिम electrons are de-excited. Electrons are de-excited from higher energy level to n is equal to 4। और फोर्थ एनर्जी लेवल पे आके इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, ग्राउंड स्टेट हुआ, n इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, इन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया, ही गेव फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला था न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/4² माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स, जिसमें n मस्ट बी ग्रेटर देन 4। पांचवा सीरीज आया पीफंड सीरीज। पीफंड सीरीज, पीफंड सीरीज भी इंफ्रारेड में ही होता है, लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये इंफ्रारेड रीजन में ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है डी-एक्साइटेड होते हैं 5th तक। इलेक्ट्रॉन्स आर डी-एक्साइटेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू
n इज इक्वल टू 5। और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, वेव नंबर कैलकुलेट करना है अगर, तो न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इन्वर्स, जिसमें n जो है वो हमेशा 5 से बड़ा होगा। तो वो पीफंड सीरीज के नाम से जाना गया, ये पीफंड सीरीज हुआ। इसको हम लोग कहते हैं पीफंड सीरीज। ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इतने सीरीज जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिले। इसके बाद जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का रिजोल्यूशन बढ़ा, तो इसके बाद एक और सीरीज नोन हुआ जिसको हम्फ्री सीरीज के नाम से जानते हैं। हम्फ्री सीरीज, एक हम्फ्री सीरीज भी बड़ा ही लेटेस्ट है, ये हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज भी इंफ्रारेड में होता है, लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। और इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड टू n इज इक्वल टू 6। और उन्होंने जो फार्मूला दिया, जस्ट जैसे बाकी लोगों ने फार्मूला दिया था कि न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 1/6 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जिसमें n जो होगा वेयर n इज ग्रेटर देन 6। ये कहलाया हम्फ्री सीरीज। 7 से कहाँ आएगा, 6 में। ये है हम्फ्री सीरीज। इसको फर्मी सीरीज भी कहा जाता है, हम्फ्री सीरीज इसको कहा गया। अब इसके बाद अभी तक कोई नया सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज नोन नहीं है। क्यों नहीं नोन है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमको, लाइन स्पेक्ट्रम, उसका सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन। तो इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन तभी संभव है जब एनर्जी गैप हो, कुछ गैप हो। अगर गैप ही नहीं है तो डी एक्साइटेशन कैसे होगा। तो जैसे ही आप 7 के ऊपर जाते हैं, अभी तक एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस हो जाता है। एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस हो जाता है और कंटिन्यूअस हो जाने के कारण अब कोई इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन नहीं होगा तो स्पेक्ट्रम नहीं मिलने के चांस ही नहीं है। अभी हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ फिर से रिजोल्यूशन बढ़ाया जाए, कुछ नए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा तो और भी स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने स्पेक्ट्रल लाइन मिले वो 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आपको पढ़ा दिया है, सीरीज पढ़ा दिया है। इसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन्स नहीं मिल रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि ये सारे के सारे एनर्जी लेवल्स जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे, कंटिन्यूअस हो गए हैं। इसलिए हमें अब कोई स्पेक्ट्रल सीरीज नहीं मिले हैं। ये 6 स्पेक्ट्रल सीरीज हमें मिले और इन 6 स्पेक्ट्रल सीरीज में आपने देखा कि देयर इज ए सर्टेन गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स एंड दिस गैप कैन नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पोसेस द पार्टिकल नेचर। ये हमें स्पेक्ट्रम से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ये पता चला। अब इसके बाद जो सीरीज नहीं मिले तो उसका कारण मैंने आपको अभी जस्ट समझा ही दिया है। अब बात रही कि अब इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो स्टडी किया गया, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यही तो कारण था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिला रदरफोर्ड्स के मॉडल को फेल करा दिया। और अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आखिर हमें करना क्या होगा, तो अब समय है, अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग अब बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और तब उस बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर हम इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 100% एक्सप्लेन कर देंगे। और ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का सक्सेस है, उसकी सफलता है, बड़ा ही पॉपुलर हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 100% एक्सप्लेन कर देता है। तो खैर, ये तो मैंने आज आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में समझाया है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है।
इसके बारे में और भी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और भी बातें करने का मतलब है कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के पर ले चलेंगे और वहाँ हम लोग ये समझेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, तब फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा। अभी तक हमारे नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक देना न भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से भेंट होगी।